ज्योग्राफी चैप्टर में आज हम लोग को पढ़ना है भारत के मृदा, यानी कि मिट्टी पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, अगर मिट्टी का परिभाषा देखा जाए तो देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत जो पौधे की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व, जल एवं अन्य खनिज उपलब्ध कराता है, उसी को बोला जाता है मिट्टी। अब यहाँ पे देखिएगा कि मिट्टी के संगठन में कौन कौन अम्ल या क्षार या कौन सा पदार्थ, कौन सा खनिज शामिल होता है, तो उसके प्रतिशत के आधार पे देखा जाए तो देखिए, खनिज पदार्थ इसमें लगभग 40 से 50% रहते हैं लोग। वहीं पे अगर देखा जाए कि मृदा जल, मतलब कि मृदा में जो जल का उपस्थिति होता है तो वो होता है 25%। वहीं पे बात किया जाए मृदा में वायु का जो स्तर होता है तो वो भी होता है 25%। और बाकी जितना खनिज कार्बन पदार्थ रहता है वो सब इसमें रहता है 5 से 10%। इसमें ह्यूमस आ जाएगा, कार्बनिक पदार्थ आ जाएगा, और भी जितना पदार्थ है सभी मिला के इसमें 5 से 10% रहता है। उसके अलावा मृदा में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं लोग बहुत सारा, तथा मृदा अभिक्रिया में ये भाग लेते हैं लोग। यानी कि अब देखिए, केचुआ भी हो गया और सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वैक्टीरिया बहुत सारा होता है लोग, जो मृदा बनाने की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोग। क्योंकि मृदा का निर्माण किससे होता है, तो आप देखिए पेड़ पौधा है या कोई भी वस्तु है, जब सड़ता गलता है तो उसी से मृदा बनता है। अगर मान लीजिए कि हम लोगों को फेंक दिया जाए मरने के बाद, तो हम लोग भी सड़ गल के क्या बनेंगे, मृदा ही बनेंगे। लेकिन जला देता है लोग, वहीं पर अगर देखिए पेड़ पौधा जितना रहता है सब सड़ गल के क्या बनता है, मृदा ही बनता है। तो ये मृदा बनने की प्रक्रिया में आपका सूक्ष्म जीव और अभिक्रिया ये सभी पार्ट मिलकर काम करता है। तो इस प्रकार मृदा बनता है। अब बात किया जाए कि मृदा में पौधे की वृद्धि के लिए क्या जरूरत है। अगर पीएच मान के आधार पर बात किया जाए तो पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। पीएच मान को 3 भागों में बांटा गया है। अगर देखिएगा तो इसमें आप देखिए पीएच मान जो होता है 0 से लेकर 14 तक इसका मान रहता है, जिसमें आप देखिएगा कि 7 को अगर लिया जाए तो ये उदासीन होता है, और 7 से जो कम होता है उसे अम्लीय बोला जाता है, और 7 से ज्यादा जो होता है उसे क्षारीय बोला जाता है। तो इस प्रकार ये बटा रहता है। तो इसमें आप देखिएगा कि 6 से लेकर 7 के बीच में पीएच मान होना चाहिए पेड़ पौधा के वृद्धि के लिए। पीएच का फुल फॉर्म आप जानिए रहे हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, ये हर पदार्थ में रहता है इसका मान, तो इसीलिए पावर ऑफ हाइड्रोजन ये काम करता है। अब इसका बात किया जाए कि मृदा का परिक्षेत्रिका कई स्तरों में बटा रहता है, जिसमें आपका 4 भाग देखने को मिलता है। पहला भाग को बोला जाता है ओ, दूसरा भाग को बोला जाता है ए, तीसरा का भाग को बोला जाता है बी, और चौथा भाग को बोला जाता है सी। तो ओ बी सी में बटा रहता है। तो उसी को हम लोग को अच्छी तरीके से देखना है कि इसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं और कैसे ये निर्माण होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को देखना है स्तर ओ। तो स्तर ओ में देखिएगा तो देखिए, जमीनी स्तर पे ह्यूमस जैविक सामग्री की प्रचुरता रहता है। यानी कि अब थोड़ा सा इस चित्र को देख लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे लोग तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका ओ हो गया, जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। उसके नीचे देखिएगा कि ए आएगा, जो अब काले रंग से रंगा है। उसके नीचे देखिएगा बी, जिसमें आप देखिएगा कि नीचे छोटा छोटा खंड है, रवादार है, और ऊपर देखिए महीन परत है। और उसके नीचे आइएगा स्तर सी में, तो ये पत्थर का टुकड़ा है, बड़ा बड़ा या छोटा छोटा। तो इस प्रकार ये मृदा बटा रहता है। तो अब देखिए, ये पहला जो बड़ा है, जमीन के स्तर पर ह्यूमस जैविक सामग्री की प्रचुरता होता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं लोग। ह्यूमस क्या होता है कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, उसका पत्ता हो गया, या कोई जानवर हो गया, कोई भी वस्तु है, जब सड़ता गलता है तो उसको ह्यूमस बोला जाता है। और उसमें बहुत सारा प्रचुर मात्रा में विटामिन रहता है, जो खनिज के रूप में काम करता है और पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी काम करता है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि ये हो गया। अब स्तर ए में देखिएगा तो देखिए, ये काले रंग एवं कार्बनिक पदार्थों के समृद्ध रहता है। यानी कि ये काला होता है और इसमें कार्बनिक पदार्थ होता है। यहाँ तक कि देखिए इसमें लोहा रहता है, और लोहा के कारण ही ये काला रहता है। अब इस स्तर को निक्षालन का स्तर भी कहा जाता है। ये जो स्तर है निक्षालन का स्तर कहा जाता है। क्यों निक्षालन का स्तर कहा जाता है, तो देखिए, जब हम इस पे पानी डालते हैं तो ये क्या होता है कि ये तुरंत इसमें से प्रवाहित होकर यहाँ पे जाता है, और ये इसको स्पंज के जैसा, आप देखे होंगे कि साइकिल का या बाइक का जो सीट रहता है वो स्पंज रहता है, उसमें पानी डालिएगा तो धीरे धीरे उसमें रीच के जाएगा। जितना कचरा रहता है ये ऊपर ही रह जाता है, उसके बाद इसमें जाता है। तो इसीलिए ये निक्षालन का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, खनिज जैविक पदार्थों की प्रचुरता होता है। अब इसमें देखिएगा कि बहुत ज़्यादा खनिज रहता है और जैविक पदार्थ रहता है। तो कोई भी पेड़ पौधा को देखिएगा ना, तो ये आपका मान लीजिए कि पेड़ हो गया, और इसके ये देखिएगा इसका तना है। तो यहाँ से देखिएगा कि इसमें जो पहिल का स्तर है, इसमें पतला पतला जड़ रहता है।
आप कभी पेड़ पौधा उखाड़िएगा तो उसका जड़ देखिए, ऐसे तो उखाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई फसल है तो उसका जब उखाड़िएगा तो देखिएगा ऊपर छोटा छोटा पतला पतला जड़ होता है, तो वो जो पतला पतला जड़ रहता है ये अस्तर ओ में रहता है। उसके बाद देखिए कि मोटा मोटा जड़ रहता है जो कि पकड़ के रखता है, उस तना को पकड़ के रखता है, तभी पेड़ पौधा हो या पेड़ हो वो खड़ा रहता है सीधा। तो वो जितना इसमें जड़ आता है, आप देखिएगा कि ये हरा कलर से ये जड़ ही बनाया गया है, तो ये जड़ इसमें बहुत ज़्यादा होता है। आप इसमें पढ़ लीजिए, पौधों की अधिकांश जड़ें इसी में पाई जाती हैं, तो इसी परत में सबसे ज़्यादा पौधा का जड़ पाया जाता है, जिसके कारण पौधा सीधा रहता है, अपने स्तंभ पे खड़ा रहता है। इसके नीचे जाएंगे लोग तो स्तर बी आएगा, तो स्तर बी के बारे में पढ़ लिया जाए तो देखिए इसमें चिकनी मृदा एवं गाद रहता है। तो आप देखिएगा कि इसमें दो भाग में बटा है, तो ये ऊपर का क्या हो गया, चिकनी मृदा हो गया, और ये जो देखिएगा बूंदा बूंदा में है ये गाद है। गाद क्या होता है कि एकदम महीन बालू की तरह, आप बालू देखे होंगे तो बालू में भी जो महीन बालू होता है उसी को गाद बोला जाता है, और ये चिकना होता है। आप कभी ना कभी इस मिट्टी को भी देखे होंगे, थोड़ा सा व्हाइट टाइप का होता है, ये पूरा काला और ग्रे रहता है, और ये थोड़ा सा व्हाइट रहता है, और इसको ऐसे चुटकी पे रखिएगा तो फिसलेगा, तो वही क्या होता है, चिकनी मिट्टी रहता है, और उसी में थोड़ा थोड़ा पत्थर टाइप का रहता है, बालू के टाइप का, तो उसी को बोला जाता है गाद। जल संचयन का ये क्षेत्र होता है, इसी में सबसे ज्यादा जल संचय होता है, यहाँ से जब जल आता है तो। उसके बाद देखिए घुलनशील खनिज एवं कैल्सिलाइड से मिलकर बना होता है, ये इसमें खनिज जो रहता है तो सबसे ज़्यादा खनिज इसमें रहता है, उसके बाद जो खनिज बच जाता है तो इसमें आ जाता है, और ये एल्कलाइड यानी कि पानी के साथ मिलके एक एक्लाइड बना देता है, उसी को कैल्सिलाइड बोला जाता है। तो ये एक परत बना रहता है। लोहा, एल्युमिनियम, अन्य जैविक का मिश्रण इसमें संग्रहित रहता है। इसमें देखिएगा कि लोहा और जितना और भी खनिज है वो सब का मिश्रण रहता है इसमें। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोहा और एल्युमिनियम और खनिजों का मिश्रण सबसे ज़्यादा मिट्टी की किस परत में पाया जाता है, तो आपका बी होगा। अब बात किया जाए सी में, तो देखिए ऋतु क्षारीय खराब चट्टान, ये चट्टान मृदा परीक्षण के नीचे स्थिर होता है। अब देखिए मान लीजिए कि जो मृदा है तो किसी ना किसी वस्तु पे तो जाके अड़ा ही होगा, तो वो होता है पत्थर, और ये पत्थर छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये कई किलोमीटर में भी पत्थर हो सकता है, सैकड़ों किलोमीटर में, और एक छोटा टुकड़ा भी हो सकता है, और यही पत्थर का टुकड़ा जो रहता है इस पर मिट्टी अड़ा रहता है, तो ये काम करता है इसको एक स्थिति प्रदान करने का। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इसके जो चार है मिट्टी का प्रकार, ओ, ए, बी, सी, तो उसके बारे में डिटेल से समझ लिए। अब आगे देख लिया जाए तो देखिए मृदा का वर्गीकरण अगर किया जाए तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है स्टडी के लिए, एक उत्पत्ति के आधार पे और एक भौगोलिक संरचना के आधार पे। और जो भौगोलिक संरचना के आधार पे बांटा गया है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बांटा गया है 1956 में। इसको शॉर्ट नेम आयकर बोला जाता है, तो इसके बारे में पढ़ना भी है। अब उत्पत्ति के आधार पर मृदा को बांटा जाए तो एक स्थानीय मृदा और एक परिवहनित मृदा। यानी स्थानीय मृदा का मतलब क्या होगा कि वो उसी स्थान से बना हो और वो कहीं और से उसका केमिकल नहीं आया हो, तो उसी को स्थानीय मृदा बोला जाता है। इसमें देखिएगा स्थानीय मृदा में तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक मंडलीय मृदा, एक अंतमंडलीय मृदा। इसमें मंडलीय मृदा में लाल मिट्टी, उसके बाद लेटराइट आ जाता है। अंतमंडलीय मृदा में काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, सेलाइन मिट्टी, एल्काइन मिट्टी और पीट मृदा आ जाता है। वहीं पे बात किया जाए परिवहनीय मृदा, तो आप सबसे पहले तो जलोढ़ मिट्टी, भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार जलोढ़ मिट्टी का ही है, जो कि नदी के गाद से बना होता है। जब आप देखिएगा कि हिमालय से नदी निकलता है तो वो पत्थर से टकरा के पत्थर को बहुत ज़्यादा छोटा छोटा बुरादा में तोड़ देता है। साथ में नदी है तो उसके आसपास में बहुत सारा पेड़ पौधा होगा ही, जैव विविधता होगा ही। तो जब उसमें पेड़ पौधा का पत्ता या पेड़ पौधा गिरता है तो वो सड़ेगा गलेगा ही, या कोई भी जीव जंतु गिरे तो सड़ गल के वो एक छोटा छोटा टुकड़ा में बढ़ जाता है और वही नदी के साथ आता है। और बाढ़ के द्वारा जब ये बाढ़ आता है तो बाढ़ के द्वारा वो सब फैल जाता है और मिट्टी के ऊपर एक 3-4 इंच का या 1-2 इंच का लेयर बना देता है, उसी को जलोढ़ मृदा बोला जाता है। और साथ में देखिएगा कि जब नदी का जहाँ मुहासा रहता है हिमालय नदी का, तो आप या तो देखिए बंगाल के खाड़ी में या अरब सागर में, तो बंगाल के खाड़ी की तरफ जो जाता है तो वो मिट्टी का जो पर्वत का, पत्थर का और जैव विविधता का जो बुरादा आता है वो समुद्र के तरफ ले जाता है और समुद्र में इसे समुद्र के अंदर जाने नहीं देता है, तो ये ऊपर के तरफ ही रह जाता है
तो एक मिट्टी का वहाँ बनाया जाता है, उसी को डेल्टा बोला जाता है। और वो भी क्या है, जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार का होता है, एक प्राचीन और एक न्यूनतम। तो ये जो है युवा अवस्था में बनता है डेल्टा, तो वहाँ पे सबसे अच्छा किस्म का जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और एक मरुभू स्थलीय मृदा, यानी कि जहाँ मरुभूमि होता है, मरुभूमि भी देखिए, मरुभूमि किसे बोला जाता है, तो रेगिस्तान सिर्फ उसमें नहीं आता है, उसमें आपका जहाँ पे जब विविधता नहीं हो पाए उसी को मरुभूमि बोला जाता है। तो इसमें ठंडा प्रदेश भी और रेगिस्तानी प्रदेश भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बात किया जा रहा है मरुस्थलीय का, ये रेगिस्तानी मृदा की बात किया जा रहा है। वहाँ पे देखिएगा कि जो धूल कण रहता है, जो रेत रहता है, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे का स्थान जाता है और वहाँ पे मिट्टी का निर्माण करता है। तो इसी को बोला जाता है परिवहनीय मृदा। तो इसमें दो भाग में देख लिए लोग और इसमें इतना भाग में देख लिए लोग। भौगोलिक विस्तार के आधार पर अगर बात किया जाए तो इसे बृहद और अंतमंडलीय मृदा, यानी कि जो कम हो और एक बहुत ज़्यादा विस्तार हो, तो उसमें बांटा गया है। जिसमें बृहद में देखिएगा तो जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा विस्तारित है, उसके बाद काली मृदा सेकेंड नंबर पर, उसके बाद लेटराइट मृदा। और अंतमंडलीय मृदा का मतलब क्या होता है कि जो स्थानीय मृदा हो और उसका सीमित स्थल हो। तो देखिए इसमें पर्वतीय मृदा हो जाएगा, तो पर्वतीय मृदा तो सिर्फ पर्वत क्षेत्र में ही पाया जाएगा ना। उसके बाद शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, तो ये भी जहाँ पे मरुस्थल होगा या बहुत ज़्यादा सूखा होगा, शुष्क होगा, वहीं पे पाया जाएगा। लवणीय मृदा, तो जहाँ पे लवण ज़्यादा होगा, ये समुद्र के आसपास में बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। जहाँ पे बारिश होता हो और वहाँ पे क्या होता हो कि उस मिट्टी में लोह अयस्क बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जब बारिश होगा तो वो मिट्टी टाइट हो जाता है एकदम और लाल हो जाता है, उसी को बोला जाता है पीटीए जैव मृदा। तो ये देख लिए लोग। अब हम लोग को अगला पार्ट में इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है और मैप पे पढ़ा जाएगा ताकि अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए और अच्छी तरीक़ा से याद हो जाए। मान लीजिए पढ़ाने से क्या फ़ायदा है कि याद ही ना हो, एक बार में दिमाग में आपके बैठ जाए और दूसरा का बार रिवीजन कीजिए तो अच्छी तरीक़े से हमेशा के लिए याद हो जाए। तो यहीं पे क्लास को समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद। सबसे पहले मृदा का थोड़ा परिभाषा देख लिया जाए, उसके बाद इसके बारे में एक बार समझ लिया जाएगा। तो देखिए परिभाषा में क्या है, पृथ्वी के ऊपरी परत जो ह्यूमस, कार्बन, खनिज, जल, वायु आदि से मिल के बना है, यह पेड़ पौधों के लिए प्राकृतिक स्रोत है, उसके पोषण के लिए, तो उसी को बोला जाता है मृदा। अब देखिए मृदा के अध्ययन को बोला जाता है पेडोलॉजी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मृदा यानी कि मिट्टी के। भारत में देखिएगा कि आईकड यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यह एक संस्था है जो कि 16 जुलाई 1929 को स्थापित किया गया था। ये मृदा से संबंधित जांच पड़ताल करते रहता है और रिसर्च करते रहता है। देखिएगा कि आयकर के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदा है, जिसमें आप देख लीजिए वन एवं पर्वतीय मृदा, जो कि आप देखिएगा कि उत्तर भारत के ऊपर यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये क्षेत्र उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सभी क्षेत्र आ जाएगा। और पूर्वोत्तर में ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ भाग आ जाएंगे जो कि पर्वतीय भाग हैं। तो वहाँ के जो मृदा आता है तो उसमें बांटा गया है। उसके बाद आप ये देखिएगा राजस्थान का क्षेत्र और कुछ हद तक गुजरात का क्षेत्र, जिसमें शुष्क मृदा मिलता है, यानी कि सूखा हुआ, जिसमें नमी का कमी रहता है। वहीं पे बात किया जाए जलोढ़ मृदा, तो ये भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पे विस्तारित है। लगभग भारत के 40% क्षेत्र पे ये जलोढ़ मृदा मिलता है। इसके बारे में विस्तार से, सभी मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो इसका ये जो क्षेत्र देखिएगा, तो ये उत्तर भारत का मैदान देखिएगा पूर्ण तरीक़े से। उसके बाद पूरा गुजरात देखिएगा। उसके बाद ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत, तो इसमें भी ये मिलता है जो नदी है, जैसे कि कावेरी नदी हो गया और जितने भी बड़ा बड़ा इधर का नदी है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तो इन सब के जो आसपास का जो मिट्टी है वो जलोढ़ मृदा ही है। इनके आसपास का ये मिट्टी क्यों है जलोढ़ मृदा, तो इसके बारे में अभी जब इस विस्तार से पढ़ेंगे लोग तो समझ में आ जाएगा कि कैसे ये निर्माण हुआ है। तो देखिए 8 भागों में बांटा गया है। उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रीय विस्तार के आधार पे, यानी कृषि महत्व को देते हुए, जहाँ पे कृषि किया जाता है अच्छी तरीक़ा से, उसके अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। तो ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयकर के अनुसार कितना भाग में बांटा गया है और कृषि महत्व के अनुसार कितना भाग में बांटा गया है। गंगा के मैदान में जलोढ़ मृदा मिट्टी के औसतन देखिएगा कि 600 मीटर तक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए दोमट जो मृदा होता है, जब बालू और जो कण रहता है, बालू के कण और चिक्का की मात्रा, चिक्का यानी कि जो रेत रहता है उसी को बोला जाता है, जो आप देखे होंगे वाइट वाइट रहता है। उसके बाद देखिए इन्हीं दोनों के बराबर मेल से
जिसमें धान की खेती बहुत ज़्यादा होता है, उसी को बोला जाता है दोमट मृदा। तो ये याद रखना है। तो ये तो इसका बेसिक परिभाषा और इसके बेसिक जानकारी हुआ। अब एक एक करके सभी मृदा के बारे में पढ़ना है, कौन सा राज्य में कौन सा मृदा पाया जाता है और भारत में कौन सा कैसे मृदा का निर्माण होता है। तो ये तो हम लोग पहले पार्ट में देख लिए हैं लोग। अब यहाँ से हम लोग देख लिया जाए जलोढ़ मृदा के बारे में। तो देखिए इसका उपनाम है, कॉप के भी नाम से जाना जाता है और कछाड़ी मृदा भी बोला जाता है। तो ये याद रखना है। इसका भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक विस्तार है, उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत में भी इसका विस्तार है। देखिए इसका जो निर्माण होता है, जब नदी जाता है तो नदी के आसपास में बहुत सारा पेड़ पौधा होता है। तो पेड़ पौधा जब गिरेगा तो उसमें सड़ेगा गलेगा ही, तो उसमें सूक्ष्म तरीक़ा से टूटता है छोटा छोटा कण। जब पर्वत और पठार से होते हुए नदी जाता है तो साथ में पर्वत और पठार को भी छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है, और वो बुरादा और जितना पेड़ पौधा का ये इसमें गिर के या जानवर गिर के जो सड़ गल के बनता है तो उसे निक्षेप बोला जाता है। और वही निक्षेप जब लेके आता है तो बाढ़ के द्वारा या जब समुद्र में प्रवेश करता है तो समुद्र का पानी रहता है जो खारा रहता है, तो वो कूड़ा करकट को उधर घुसने नहीं देता है, उसका जो एक तरंग रहता है वो भी उसके घुसने नहीं देता है। तो इसके आसपास में या तो बाढ़ के कारण, मान लीजिए कोई नदी है इधर से जा रहा है और बाढ़ आ गया तो पानी जाएगा, तो पानी के साथ साथ में छोटा कण ये भी चला जाता है। और जिस मिट्टी के पास में ये बाढ़ हो मतलब जाता है तो उस पर एक 4 इंच 2 इंच 1 इंच का लेयर बना देता है ये मृदा, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो ये याद रखना है। तो जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा नदी होगा वहाँ वहाँ ये मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो आप देखिए कि उत्तर भारत में बहुत सारा नदी है बड़ा बड़ा, जैसे कि गंगा नदी का देखिएगा कि ये पूरा उत्तर भारत में है। उसके बाद इधर से देखिएगा सिंधु नदी, इधर से देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी आता है असम होते हुए। तो इसके किनारे पे आप देखिएगा कि जलोढ़ मृदा का बहुत सारा निर्माण हुआ है। साथ में आप देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में इधर कृष्णा नदी महाराष्ट्र एमपी से प्रवाहित होता है, गोदावरी नदी भी महाराष्ट्र एमपी ये सब छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होता है। तो उसके किनारे पे फिर इधर कावेरी नदी देखिएगा कि इधर तमिलनाडु के आसपास में प्रवाहित होता है। तो इसके जो किनारा है, किनारे पे बहुत सारा जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा का निर्माण किस राज्य में हुआ है, तो ये बताना है कि राज्य तो नहीं पूछेगा, किस भाग में हुआ है, तो उत्तर भारत में हुआ है। अगर राज्य पूछ रहा है तो आप उत्तर प्रदेश निसंदेह मारिएगा आंसर में। तो ये हुआ। अब इसके आगे देखिए कि लगभग ये 15 लाख वर्ग हेक्टेयर पे ये जलोढ़ मृदा है। अगर बात किया जाए कि कुल भारत के क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है, तो 40% है। और ये याद रखना है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत लगभग 40% ये मृदा है। तो ये तो अभी बताए हैं। अगर इस मृदा के बात किया जाए कि इसमें क्या कौन कौन पदार्थ मिलता है, तो देखिए पोटास और चूने का पर्याप्त मात्रा होता है। इसमें पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में मिलता है, यानी कैल्शियम ये सब। तो इस कारण देखिएगा कि यहाँ पे खेती भी बहुत ज़्यादा होता है, खेती के लिए ही प्रसिद्ध है। अगर देखा जाए कि इसमें क्या चीज़ का कमी है, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन और ह्यूमस का इसमें कमी पाया जाता है। तो ये याद रखना है कि किस चीज़ का कमी है। अब बात किया जाए, देखिए बलुई दोमट मृदा की जल धारा क्षमता सबसे कम होता है, यानी कि जो बलुअट मृदा जो जल धारण करने की क्षमता है वो सबसे कम होता है। इसका कारण आप भी समझिएगा कि जिससे कि मान लीजिए कि जो बालू है, अगर बालू के ऊपर आप पानी डालिएगा तो वो तुरंत नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो कण जो होता है मोटा मोटा होता है और उन कण के बीच में बहुत सारा जगह होता है। वहीं पे रेत में डालिएगा तो देखिए पतला पतला कण है तो वो नहीं जाएगा नीचे। तो इस प्रकार जितना पतला मिट्टी होगा तो वो नीचे नहीं जाएगा पानी, तो उसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होगा। और जितना ये कण उसका मोटा होगा तो वो आसानी से नीचे चला जाएगा। तो रेत वाला जो मिट्टी रहता है, यानी कि बलुई दोमट मृदा, उसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से आगे देखिए, प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर बोला जाता है और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर बोला जाता है। तो देखिए जलोढ़ मृदा का अगर हम बंटवारा कर दें तो पहले तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, हालांकि इसको 4 भागों में बांटा गया है, तो ये समझना है। लेकिन अगर देखिए मेजर तौर पे 2 भागों में, जैसे कि मान लीजिए कभी ना कभी ये मृदा जो है तो निर्माण तो हुआ ही होगा, प्रायद्वीप का हो या इधर का हो। तो मान लीजिए कि जहाँ पे बाढ़ नहीं आ रहा है, उसके आसपास में नदी नहीं है, तो वहाँ पे नया मिट्टी नहीं आ पाता है। तो वही हजारों वर्ष के बाद, सैकड़ों वर्ष के बाद उस पर अगर कृषि लगातार करते रहा जाए तो वहाँ का जो पौष्टिक रहता है वो खत्म हो जाता है। तो उस मृदा को बोला जाता है बांगर मृदा। तो जलोढ़ मृदा का ही ये भाग है, लेकिन ये बांगर है। इसमें बांगर में भी खेती किया जा सकता है, इसमें खाद खरी डाल के, रसायन का उपयोग करके।
उसके बाद देखिए कि नवीन जलोढ़ मृदा, तो आप गंगा के मैदान के आसपास का देखिएगा कि जो अभी मिट्टी है, मिट्टी अभी निर्माण हो ये रहा है। हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ आने के कारण क्या होता है कि 1-2 इंच उस पर एक लेयर बना देता है, जो कि गेहूं की खेती के लिए या और भी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो ये ध्यान देने वाला बात है कि जलोढ़ मृदा के ही जो नया भाग है, जो अभी निर्माण हुआ है या अभी अभी निर्माण हुआ है और निर्माण हो रहा है, तो उसे नवीन जलोढ़ मृदा बोला जाता है और इसे खादर के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर बोला जाता है, ये याद रखना है। आप ऐसे भी करके याद रख सकते हैं कि खादर मतलब कि खाद, और खाद डाला जाएगा किसी भी मिट्टी में तो उपजाऊ बढ़ जाएगा। तो जो नया मिट्टी बनता है उसमें ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी रहता है और ज़्यादा अन्न उपजता है। तो इस प्रकार आप खादर याद रख सकते हैं। अब इसमें बात किया जाए कि इस मृदा में कौन सा फसल बोया जाता है, तो मेजर तौर पे देखिएगा कि गेहूँ, गन्ना, जौ, दालें, तिलहन, ये सभी मेजर तौर पे इसमें बोया जाता है। साथ में अगर बात किया जाए कि गंगा ब्रह्मपुत्र के घाटी में देखिएगा कि जूट का भी खेती किया जाता है मेजर तौर पे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दुनिया में पहला नंबर पे है जूट उत्पादन में भारत। और इसमें देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र देखिएगा, बिहार का, ये पूर्वी बिहार के साइड दिखिएगा, तो वहाँ पे जूट बहुत ज़्यादा होता है। चलिए इसमें देखिए कि जलोढ़ मृदा के वर्गीकरण अगर देखा जाए तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि हम लोग खादर और बांगर को यहाँ पे देखे ही हैं। बांगर यानी कि जो पुराना जलोढ़ मृदा है और खादर यानी कि जो नया जलोढ़ मृदा है। भाभर और तराई मृदा थोड़ा सा समझ लिया जाए तो देखिए ये आपका नेपाल है। अब नेपाल से देखिए कि यहाँ से बहुत सारा नदी आता है इधर से, और जब नदी प्रवेश करता है तो होता ये है कि यहाँ पे कंकड़ वाला क्षेत्र बहुत सारा है। तो ये क्या होता है कि ये नीचे, जब ये नदी यहाँ पे आता है तो वो कंकड़ के नीचे से प्रवाहित होने लगता है। ऊपर का उसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये बहता नहीं है, लगेगा कि ये नहीं बह रहा है, लेकिन उसके नीचे वो प्रवाहित होता है, पर्वत, पठार और कंकड़ है। तो अब जब 10-12 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के बाद देखिएगा कि वो फिर से निकल के नदी प्रवाहित होने लगता है। तो उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे भाभर बोला जाता है। और उसी के आसपास में आप देखिएगा कि जो दलदलीय भूमि है, जहाँ पे हमेशा देखिए नमी बना रहता है, तो उसी को तराई क्षेत्र बोला जाता है। तो ये याद रखना है कि नेपाल से सटे हुए जो क्षेत्र है उसी के आसपास में ये जो क्षेत्र है तराई का क्षेत्र मिलता है। और साथ साथ में देखिएगा कि जैसे कि यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होता है, और गंगा नदी के जो आसपास का, जैसे कि यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित हो रहा है और यहाँ इसी के आसपास का जो क्षेत्र होगा लगभग 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के बीच में का, तो वो जो क्षेत्र रहता है उसको भी बोला जाता है भाभर या तराई, जहाँ पे कृषि बहुत अच्छा खासा होता है। तो इस प्रकार आप जवाब देना है कि भाभर और तराई क्या है। तो यहाँ से जलोढ़ मृदा का जितना क्वेश्चन आने वाला है वो सब हम लोग पढ़ लिए हैं।